गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज की क्लास में बच्चों अपन पढ़ेंगे रासायनिक अपक्षय के बारे में। लास्ट क्लास में अपन पढ़ रहे थे चट्टानों के अपक्षय के बारे में, और चट्टानों के अपक्षय के बारे में अपन ने चर्चा की थी कि जो अपक्षय की प्रक्रिया होती है वो 3 प्रकार से होती है। पहला जो प्रकार है वो है भौतिक या फिर यांत्रिक अपक्षय, जिसकी चर्चा अपन ने लास्ट क्लास में कर ली थी। आज अपन पढ़ेंगे रासायनिक अपक्षय के बारे में। तो आज का अपना टॉपिक है बच्चों रासायनिक अपक्षय। देखो बच्चों, रासायनिक अपक्षय क्या होता है। रासायनिक अपक्षय खनिज पदार्थों, चट्टानों या उसके जो खनिज पदार्थ होते हैं उनमें उनके रासायनिक संगठन में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप जो नए पदार्थों का निर्माण होता है उसे बोलते हैं रासायनिक अपक्षय। अर्थात इस प्रोसेस के अंदर, इस प्रक्रिया के अंदर जो खनिज पदार्थ होते हैं, जो चट्टानें होती हैं, उन चट्टानों के अंदर जो खनिज पदार्थ होते हैं उनके रासायनिक संगठन में परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण नया पदार्थ बनता है। और जो नया पदार्थ होता है वो पहले वाले पदार्थ की तुलनात्मक रूप से यदि हम देखें तो रासायनिक दृष्टि से अलग प्रकार का पदार्थ होता है। तो रासायनिक जो अपक्षय की प्रक्रिया होती है उसमें बनने वाला जो नया रासायनिक पदार्थ है वो कैसा होगा बच्चों, वो पहले वाले पदार्थ की तुलना में रासायनिक दृष्टि से अलग होता है। तो सबसे पहले अपन यहाँ लिखें तो बच्चों यहाँ पे क्या होगा, यहाँ चट्टानों व खनिजों के रासायनिक संगठन में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप नए पदार्थों के बनने की क्रिया रासायनिक अपक्षय कहलाता है। रासायनिक अपक्षय कहलाता है। देखो बच्चों, इस प्रोसेस के अंदर आपके जो रासायनिक पदार्थ होते हैं वो रासायनिक संगठन जो होता है उसमें बदलाव हो जाता है। यहाँ ध्यान रखने की बात है बच्चों कि जो जल की उपस्थिति होती है, नमी की उपस्थिति के अंदर रासायनिक अपक्षय की जो प्रक्रिया होती है वो तीव्र गति से होती है। तो जल की उपस्थिति में रासायनिक अपक्षय तीव्र गति से होता है। रासायनिक अपक्षय की प्रक्रिया जल की उपस्थिति में तीव्र गति से होती है। और यदि हम तुलनात्मक रूप से देखें तो उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र होते हैं उनमें मरुस्थलीय क्षेत्रों की अपेक्षा रासायनिक अपक्षय की जो क्रिया होती हैं वो ज़्यादा मात्रा में होती है। तो अपन यहाँ नोट करें तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में रासायनिक अपक्षय मरुस्थलीय क्षेत्रों से अधिक होता है। ध्यान रखने की बात है कि मरुस्थलीय क्षेत्रों की अपेक्षा उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के अंदर अपक्षय की जो क्रिया होती है वो तीव्र गति से होती है। अब कुछ कारक हैं जिनके माध्यम से रासायनिक अपक्षय की प्रक्रिया होती है, या कुछ प्रक्रियाएं बोल सकते हैं उनको, जिन प्रक्रियाओं के माध्यम से रासायनिक अपक्षय की प्रक्रिया संपादित होती हैं। उन प्रक्रियाओं के बारे में यहाँ हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो बच्चों यहाँ अपन देखते हैं कि निम्न प्रक्रियाओं के माध्यम से
निम्न प्रक्रियाओं के माध्यम से रासायनिक अपक्षय की प्रक्रिया, रासायनिक अपक्षय की क्रिया होती है। निम्न प्रक्रियाओं के माध्यम से रासायनिक अपक्षय की जो प्रक्रिया होती है बच्चों वो संपादित होती हैं। उसमें पहली जो प्रक्रिया है बच्चों वो है आपके जलयोजन। देखो बच्चों जलयोजन क्या होता है इसके बारे में अपन पहले देखते हैं कि जलयोजन क्या होगा। जलयोजन क्या होगा इसके बारे में अपन पहले देखते हैं बच्चों। तो सामान्यतः क्या होता है कि कुछ जो चट्टानें होती हैं, सामान्यतः जलयोजन का मतलब होता है जल का संयोजन। जलयोजन का मतलब है बच्चों जल का संयोजन, अर्थात विभिन्न प्रकार की जो चट्टानें होती हैं, विभिन्न प्रकार के जो खनिज पदार्थ होते हैं, उनके अंदर जल के जुड़ने की जो प्रक्रिया होती है उसको बोलते हैं जलयोजन। सामान्यतः ये प्रक्रिया जो होती है ये नमी की उपस्थिति में होती है। जिन क्षेत्रों के अंदर जल की प्रचुर मात्रा पाई जाती है उन क्षेत्रों के अंदर ये प्रक्रिया संपादित होती है। तो बच्चों अपन यहाँ लिखते हैं कि खनिजों या चट्टानों में जल के जुड़ने की क्रिया जलयोजन कहलाती है। जलयोजन कहलाती है। ध्यान रखना, जल के जुड़ने की प्रक्रिया होती है जिसके जलयोजन बोलते हैं। यह प्रक्रिया नमी वाले क्षेत्रों में ज़्यादा होती है। यह प्रक्रिया नमी वाले क्षेत्रों में ज़्यादा होती हैं। कुछ खनिज होते हैं, विशेष प्रकार के कुछ खनिज होते हैं जिनके अंदर ये जो क्रिया होती है वो ज़्यादा मात्रा में होती हैं। जैसे बच्चों फेल्सपार खनिज हैं, पायरोक्सिन है, फेल्सपार है, पायरोक्सिन है और एलपी बोल्स है। एलपी बोल्स फेल्सपार व एल्पीबॉक्स है, फेल्सपार हैं और इसके अलावा आपके पायरोक्सिन हैं। ये कुछ एग्जाम्पल हैं खनिजों के। पायरोक्सिन आदि खनिजों में जलयोजन की क्रिया ज़्यादा होती है। इन खनिजों के अंदर जो जलयोजन की क्रिया होती है बच्चों वो मैक्सिमम मात्रा में होती है। जैसे यदि हम एग्जाम्पल के रूप में बात करें तो आपके जो लाल हेमेटाइट होता है Fe2O3, लाल जो हेमेटाइट होता है Fe2O3 जिसे बोलते हैं लाल हेमेटाइट, इसके साथ बच्चों जलयोजन की प्रक्रिया होती है। लाल हेमेटाइट Fe2O3 है, इसमें जलयोजन की बच्चों जब प्रक्रिया होती है तो इससे पीला लाल लाइसोनाइट खनिज बनता है। लाल हेमेटाइट के जलयोजन की क्रिया के परिणाम स्वरूप पीला लाइसोलाइट खनिज बनता है और उसका सूत्र होता है बच्चों Fe2O3.3H2। ये खनिज का निर्माण होता है लाल हेमेटाइट में। लाल हेमेटाइट के अंदर आपके पीले जलयोजन के परिणाम स्वरूप पीला लाइसोलाइट बनता है और ये जो बनता है ये जलयोजन की क्रिया के परिणाम स्वरूप बनता है। इसको आप संतुलित कर सकते हो बच्चों, और इसको आप संतुलित कर सकते हो इस हिसाब से। इसके अलावा यदि हम बात करें इसको लिख सकते हैं जल और लाल हेमेटाइट के जलयोजन के परिणाम स्वरूप आपके पीला लाइसोनाइट बन रहा है। इसके अलावा यदि हम बात करें
तो आपके कैल्शियम सल्फेट और होता है बच्चों। कैल्शियम सल्फेट के भी यदि जलयोजन की प्रक्रिया होती है तो जिप्सम का निर्माण होता है। यहाँ पे जल है आपके H2O और इससे बनेगा CaSO4.2H2O। ये जो बनेगा बच्चों कैल्शियम सल्फेट, इसको संतुलित कर लीजिए आप। ये है आपके कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, और जलयोजन की प्रक्रिया यहाँ हो रही है। कैल्शियम सल्फेट से जल जुड़ रहा है जिससे ये क्या बन रहा है, जिप्सम, अर्थात एक जिप्सम अर्थात एक नए प्रकार के खनिज का निर्माण हो रहा है। नए प्रकार के रासायनिक संगठन की क्रिया के परिणाम स्वरूप नए प्रकार के जो खनिज पदार्थ है उसका निर्माण हो गया है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन दूसरी जो प्रक्रिया है उसका अध्ययन करेंगे। रासायनिक अपक्षय अपन पढ़ रहे हैं बच्चों, और रासायनिक अपक्षय में अपन ने पहली जो प्रक्रिया है जलयोजन उसके बारे में पढ़ लिया है। अब अपन देखते हैं जल अपघटन। दूसरी जो प्रक्रिया है उसको बोलते हैं बच्चों जल अपघटन। देखो बच्चों जल अपघटन क्या होता है। जल जो होता है वो हाइड्रोजन, और जल का सूत्र होता है बच्चों H2O, अर्थात इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, जब इसका वियोजन होता है ये H+OH-, मतलब हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन के अंदर ये विभाजित हो जाता है। जल जो होता है बच्चों वो हाइड्रोजन या हाइड्रोक्सिल आयन में विभाजित हो जाता है। अब बच्चों यहाँ पे जो हाइड्रोजन आयन है ये H+ आयन है, ये क्या करता है, विभिन्न प्रकार के जो खनिज होते हैं उन खनिजों के अंदर जो धनायन पाया जाता है उस धनायन को प्रतिस्थापित करने का काम करता है। ये हाइड्रोजन जो है ये दूसरे खनिजों में पाए जाने वाले धनायनों को क्या करता है, उसको विस्थापित करने का काम करता है, जिसके परिणाम स्वरूप जो चट्टानें होती हैं जिनमें ये खनिज पाए जाते हैं वो चट्टानें कैसी हो जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं, और कमज़ोर होने के परिणाम स्वरूप क्या होता है, अपक्षय की प्रक्रिया होती है और वो चट्टानें टूट जाती हैं। तो अपन सबसे पहले लिखते हैं कि जल अपघटन क्या होता है। तो देखो बच्चों जल अपघटन का मतलब होता है जल का अणु टूटकर H+ व OH- आयन बनाता है। जल का अणु क्या करता है बच्चों, H+ आयन व OH- आयन बनाता है। यह क्या करता है, यह H+ आयन चट्टानों में उपस्थित खनिजों के धनायनों को विस्थापित कर देता है। ये क्या करता है बच्चों, ये क्या करता है, खनिजों के धनायनों को विस्थापित कर देता है, जिससे चट्टानें कमज़ोर होकर अपक्षयित हो जाती है। ये चट्टानें क्या होती है बच्चों, ये चट्टानें कमज़ोर होकर अपक्षयित हो जाती हैं। जैसे बच्चों अगर हम बात करें तो आर्थोक्लेज जो खनिज होता है, यह आर्थोक्लेज खनिज जलयोजन के परिणाम स्वरूप अम्लीय सिलिकेट मृत्तिका में बदल जाता है। यह क्या करता है, अम्लीय सिलिकेट मृत्तिका में बदल जाता है। देखो इसको अगर हम रिएक्शन लिख के देखें तो इसकी रिएक्शन होगी, ये बच्चों आपके पोटेशियम एल्यूमिनियम जो ऑर्थोक्लेज जो है खनिज, ये ऑर्थोक्लेज खनिज क्या होता है, जलयोजन की प्रक्रिया होती है।
और जलयोजन की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप यहाँ से ये जो पोटेशियम आयन है, ये पोटेशियम आयन क्या हो जाता है, यहाँ से विस्थापित हो जाता है और उस जगह पे हाइड्रोजन आयन आके जुड़ जाता है। तो ये बन जाता है AlSi3O8 और इधर आपके KOH बन जाता है। ये जो बच्चों ये ऑर्थोक्लेज खनिज हैं और ये अम्लीय सिलिकेट मृत्तिका है। ये क्या बच्चों, ये है अम्लीय सिलिकेट मृत्तिका। ये अम्लीय सिलिकेट मृत्तिका है, ये ऑर्थोक्लेज खनिज हैं जिसके जलयोजन के परिणाम स्वरूप आपके अम्लीय सिलिकेट मृत्तिका का निर्माण हो रहा है। यहाँ पे क्या होता है, ये बच्चों है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। यहाँ पे अम्लीय सिलिकेट मृत्तिका का निर्माण हो गया है और ये अम्लीय सिलिकेट जो मृत्तिका होती है ये बच्चों जल के अंदर और अधिक घुलनशील होती है, जिसके परिणाम स्वरूप बॉक्साइट खनिज का निर्माण हो जाता है। देखो बच्चों ये क्या होती है, ये आपके अम्लीय सिलिकेट मृत्तिका जो होती हैं ये जल के साथ अधिक घुलनशील होती है और जल में अधिक घुलनशील होने के कारण ही ये क्या होती है, ये बॉक्साइड Al2O3.3H2O ये बॉक्साइड में बदल जाती है। ये है आपके अम्लीय सिलिकेट मृत्तिका, इसको अपन लिख सकते हैं अम्लीय सिलिकेट मृत्तिका। ये अम्लीय सिलिकेट मृत्तिका जलयोजन की प्रक्रिया होती है और जलयोजन की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप ये आपके किस में बदल जाती हैं, ये आपके बॉक्साइड में परिवर्तित हो जाती है और इसी के साथ सैलिसिलिक अम्ल भी बनता है। इसके जलयोजन के परिणाम स्वरूप बॉक्साइड बनता है और बॉक्साइड के साथ ही बच्चों आपके जो सैलिसिलिक अम्ल होता है उसका निर्माण भी हो जाता है। और ये है आपके बच्चों बॉक्साइड। बॉक्साइड का निर्माण हो रहा है और बॉक्साइड के साथ आपके सैलिसिलिक अम्ल का भी निर्माण हो रहा है। इस प्रकार से जल अपघटन की प्रक्रिया संभावित होती है। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन आगे देखते हैं विलयन। तीसरी जो प्रक्रिया है बच्चों उसका नाम है विलयन। रासायनिक अपक्षय की तीसरी प्रक्रिया को अपन विलयन के नाम से जानते हैं और इस प्रोसेस में क्या होता है, इस प्रोसेस के अंदर बच्चों आपके जो जल होता है वो आपको पता है एक अच्छा विलायक होता है। जल एक अच्छा विलायक होता है और यदि जल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा यदि कार्बनिक या फिर अकार्बनिक अम्ल या लवण घुले हुए होते हैं तो उसकी विलेयता को और भी अधिक वो बढ़ा देते हैं। उसकी जो विलायता होती है उसको और अधिक बढ़ा देते हैं। उसके परिणाम स्वरूप आपके जो सोडियम होते हैं, पोटेशियम होते हैं और कैल्शियम होते हैं, ये जो होते हैं आयंस, ये खनिजों में जिन खनिजों में पाए जाते हैं ये जल में आयनित हो जाते हैं और इस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप जो अपक्षय की प्रक्रिया होती है वैसे तो कम मात्रा में होती हैं लेकिन यह प्रक्रिया अपक्षय के लिए उत्तरदायी है। तो सबसे पहले देखो बच्चों अपन देखते हैं कि जो जल होता है, जल एक अच्छा विलायक होता है। जल एक अच्छा विलायक होता है। जानते हैं बच्चों आप लोग कि जल एक अच्छा विलायक होता है। जल में यदि CO2 कार्बनिक व कार्बनिक या अकार्बनिक अम्ल या लवण होने पर
इसकी विलेयता बढ़ जाती है, इसकी विलेयता बढ़ जाती है। ये क्या करता है बच्चों, इसकी विलेयता बढ़ने पर ये सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम आदि आयनों को घोल लेता है। जब बच्चों इसकी विलेयता बढ़ जाती है तो ये क्या करता है, ये पोटेशियम, कैल्शियम और आपके जो सोडियम है उन आयनों को घोलने का काम करता है। वैसे यदि हम बच्चों बात करें तो ये जो अपक्षय की प्रक्रिया होती है विलयन के माध्यम से वो कम होती है। इस प्रकार से अपक्षय की प्रक्रिया या इस प्रक्रिया से अपक्षय की क्रिया कम मात्रा में होती है। अपक्षय की जो क्रिया होती है बच्चों इस रूप में कैसी होती है, इस रूप में कम मात्रा के अंदर संपादित होती हैं। यदि हम एग्जाम्पल देखें तो आपके एग्जाम्पल है NaCl। NaCl यदि आपके जल में घुलता है तो ये क्या करता है, Na+ आयन बना देता है और Cl- आयन बना देता है और साथ में H2O बना देता है। कहने का मतलब आपके जो NaCl है, सोडियम क्लोराइड जो है वो जल में घुल जाता है और जल में घुलने के बाद वो आयनित हो जाता है और आयनित होकर जल के अंदर जमा हो जाता है। तो ये प्रक्रिया है विलयन की, जिसके माध्यम से अपक्षय की प्रक्रिया संपादित होती है। नेक्स्ट जो प्रोसेस है बच्चों वो है आपके ऑक्सीकरण। नेक्स्ट प्रोसेस की अगर हम बात करें तो वो है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण के बारे में बच्चों आप जानते होंगे। ऑक्सीकरण सामान्यतः ऑक्सीजन का जुड़ना ही होता है, अर्थात खनिजों के साथ ऑक्सीजन का संयोग ही ऑक्सीकरण कहलाता है। सामान्यतः आपके जो आयरन होता है, मैग्नीशियम होता है, सल्फर जो होता है, इन तत्वों से बनी हुई जो खनिज चट्टानें होती हैं उन चट्टानों का अधिक मात्रा में ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण की प्रक्रिया आयरन, मैग्नीशियम और सल्फर युक्त जो खनिज पदार्थ होते हैं उनसे बनी हुई चट्टानों में ये प्रक्रिया ज़्यादा होती है। और सामान्यतः जब नमी की मात्रा अधिक हो जाती है तो उसकी उपस्थिति में ऑक्सीकरण की प्रक्रिया और भी तेज गति से हो जाती है। देखो बच्चों अपन यहाँ नोट करें तो ऑक्सीकरण क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा ऑक्सीजन का संयोग। तो मैं यहाँ लिखता हूँ खनिजों में O2 का संयोग, खनिजों में O2 का संयोग ऑक्सीकरण कहलाता है। देखो बच्चों खनिजों के अंदर O2 का जो संयोग होगा वो O2 का संयोग क्या कहलाएगा, O2 का संयोग ऑक्सीकरण कहलाएगा। यहाँ पे हम बात करें तो आपके आयरन, मैग्नीशियम, सल्फर युक्त जो खनिज होते हैं, सल्फर युक्त खनिजों का ऑक्सीकरण अधिक होता है, का ऑक्सीकरण अधिक होता है। ध्यान रखने की बात है बच्चों यहाँ कि मैग्नीशियम, आयरन या सल्फर युक्त जो खनिज पदार्थ होते हैं उन खनिजों का ऑक्सीकरण अधिक मात्रा में होता है। नमी की उपस्थिति में यह प्रक्रिया और भी तेज हो जाती है बच्चों। नमी की उपस्थिति में यह क्रिया और भी तेज हो जाती है। ध्यान रखना नमी की उपस्थिति में ये जो प्रक्रिया होती है, किसकी, ऑक्सीकरण की जो प्रक्रिया होती है वो और भी तीव्र गति से होने लग जाती है। देखो बच्चों ऑक्सीकरण के कारण यौगिक की घुलनशीलता एवं जो आयतन होता है वो बढ़ जाता है। ऑक्सीकरण जो प्रोसेस होती है उस प्रोसेस के माध्यम से जो आपके यौगिक होता है उसकी घुलनशीलता और उसका जो आयतन होता है वो बढ़ जाता है। तो ऑक्सीकरण की उपस्थिति में ऑक्सीकरण से यौगिक की घुलनशीलता
यौगिक की घुलनशीलता और आयतन बढ़ जाता है। ध्यान रखने की बात है बच्चों, इस स्थिति में आपके जो ऑक्सीकरण की स्थिति होती है, इस स्थिति के अंदर आपके क्या होता है, इस स्थिति में घुलनशीलता और जो आयतन होता है वो बढ़ जाता है। इसकी एक रिएक्शन है, उसको अभी नोट करेंगे, तब तक आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेके नोट कीजिए, फिर अपन ऑक्सीकरण की जो एक प्रक्रिया है उसको नोट करते हैं। देखो बच्चों, अपन पढ़ रहे थे ऑक्सीकरण, और ऑक्सीकरण में अपन ने पढ़ लिया था उसकी प्रोसेस के बारे में। हम एक रिएक्शन देखते हैं जिसके अंदर आपके फेरस ऑक्साइड जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ संयोग करता है और वो फेरिक ऑक्साइड में बदल जाता है, मतलब FeO जो होता है वो Fe2O में बदल जाता है। FeO जो है ये बच्चों ऑक्सीजन के साथ संयोग करेगा और किस में बदल जाएगा, Fe2O3 के अंदर बदल जाएगा। ये बच्चों है आपके फेरस ऑक्साइड। FeO जो है बच्चों वो आपके फेरस ऑक्साइड है और Fe2O है बच्चों, Fe2O3 जो है ये है आपके फेरिक ऑक्साइड। इसको आप संतुलित कर सकते हैं। इसको संतुलित करने के लिए अपन यहाँ 2 लगा देते हैं, यहाँ 4 लगा देते हैं और यहाँ पे भी 2 लगा देते हैं। इसको छोड़िए। देखो बच्चों, ये संतुलित रिएक्शन है। फेरिक ऑक्साइड जो है, ये फेरिक ऑक्साइड क्या करता है, फेरिक ऑक्साइड जल के ऑक्सीजन के साथ संयोग करता है और फेरस ऑक्साइड जल ऑक्सीजन के साथ संयोग करके फेरिक ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है बच्चों, ये पीछे की तरफ भी चलने वाली अभिक्रिया हो सकती है। आगे हम देखते हैं, आगे की जो प्रक्रिया है बच्चों अपने वो है अपचयन। 5वीं जो स्टेप है उसका नाम है अपचयन। अपक्षय की प्रक्रिया अपन पढ़ रहे हैं, जिसमें 5वीं स्टेप जो है वो है अपचयन। अपचयन क्या होता है, अपचयन होता है बच्चों खनिज पदार्थों से ऑक्सीजन का निष्कासन। यहाँ अपक्षय की अगर हम बात करें तो चट्टानों में जिनमें खनिज पदार्थ पाए जाते हैं उन खनिज पदार्थों में से ऑक्सीजन का निष्कासन जहाँ हो जाता है उसे अपन क्या बोलते हैं, अपचयन बोलते हैं। सामान्यतः पानी की अधिकता से जो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और जिससे क्या होता है, अपचयन की प्रक्रिया संपादित होती है। जब पानी की मात्रा अधिक हो जाती है तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और ऑक्सीजन की पूर्ति के लिए जो खनिज पदार्थ होते हैं उसमें से ऑक्सीजन बाहर निकाल दी जाती है। तो यहाँ अपन लिखें तो खनिज पदार्थों में से O2 का निष्कासन अपचयन कहलाता है। अपचयन कहलाता है। देखो बच्चों, खनिज पदार्थों में से O2 का निष्कासन क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। यहाँ अपन देखें तो बच्चों जब ऑक्सीजन की क्या हो जाती है, जब जल की अधिकता हो जाती है तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। जब जल की अधिकता हो जाती है तो जब जल की अधिकता हो जाती है तो O2 की कमी हो जाती है, जिससे खनिजों से O2 बाहर निकल जाती है।
देखो बच्चों, जल की अधिकता के कारण ऑक्सीजन की कमी होती है। इसकी पूर्ति करने के लिए खनिजों से क्या निकल जाती है, ऑक्सीजन बाहर निकल जाती है। जैसे अपन यहाँ ऊपर वाले रिएक्शन को ही देखें तो Fe2 जो O3 है ये क्या है, फेरिक ऑक्साइड जो है, फेरिक ऑक्साइड का अपघटन होगा और ये फेरस ऑक्साइड FeO के अंदर बदल जाएगा, साथ में ऑक्सीजन की मात्रा भी बाहर निकल जाएगी। तो इस प्रकार से ये प्रक्रिया जो होती है ये आपके अपचयन कहलाती है। ये फेरस ऑक्साइड बन गया है और फेरस ऑक्साइड के साथ ये क्या बन गई है, ऑक्सीजन बाहर मुक्त हो गई है। और ऑक्सीजन का जो मुक्त होना होता है बच्चों, वही क्या कहलाता है, वही आपके अपचयन कहलाता है। तो बच्चों अपन ने अपक्षय की जो कुछ प्रक्रिया है, रासायनिक प्रक्रिया है, उनके बारे में यहाँ स्टडी की है। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास यहीं तक रहेगी। थैंक यू, धन्यवाद।